ठीक है भाई। तो अगर कल का वीडियो आपने देख लिया होगा तो उसमें हमने कवर किया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो जो पोटेंशियल के फॉर्मूले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े थे एग्जैक्टली सेम है। बस आपको क्या करना है, के को माइनस जी से रिप्लेस करना है और चार्ज को मास से रिप्लेस करना है। ठीक है, अब उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से आते हैं। ठीक है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन पूछने वाला है कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड टाइप। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, द पार्टिकल ए इज रिलीज्ड एज शोन, फाइंड द स्पीड व्हेन इट रीचेस पॉइंट बी। तो एक आपके पास फिक्स्ड स्फीयर दिया हुआ है 2m मास का, और उसके सेंटर से 4r दूरी पे एक मास m रखा हुआ है। तो रेस्ट से रिलीज किया जाता है उसे। जब वो मास बी पॉइंट पे पहुंचेगा उस समय पे उसकी स्पीड कितनी होगी, हमें ये बताना है। ट्राई करो सभी लोग। ठीक है, तो देख लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, किस पे बेस्ड है? एनर्जी कंजर्वेशन पे। क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है सिस्टम के ऊपर, कोई भी डिसिपेटिव फोर्स नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, एनर्जी को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हो इस पूरे सिस्टम के लिए। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये हो जानी चाहिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना, इनिशियली सब कुछ रेस्ट पे तो जीरो हो गई। इनिशियली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस जी m1 m2 बाय आर। इनके बीच की सेपरेशन कितनी होगी, सेंटर से लेंगे हम, कितनी होगी, 4r। मान लेते हैं जब वो बी पॉइंट पे पहुंचेगा तब उसकी स्पीड कोई v होगी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ mv²। ठीक है ना, उसका मास m है। और उस समय पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो वो हमें मिल जाएगी कितनी, माइनस जी m1 m2 बाय उनके बीच का सेपरेशन, तो बी पॉइंट से सेपरेशन कितना है, 2r। हो गया gm² बाय आर माइनस gm² बाय 2r, ये हो गया हाफ mv²। ठीक है ना, तो यहां से वेलोसिटी कितनी मिल गई हमें, वेलोसिटी मिल जाएगी अंडर रूट gm बाय आर। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन दूसरा है बी, बस यहाँ पे स्फीयर की जगह पे क्या है, एक रिंग है, और रिंग कैसी है, फिक्स्ड है। तो आपको बताना है कि जब वो स्मॉल m रिंग के सेंटर को क्रॉस कर रहा होगा उस समय पे उसकी स्पीड कितनी होगी। ट्राई करो। रिंग तो हमारी फिक्स्ड है, इस समय पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो जानी चाहिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी 0 है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो रिंग की वजह से मैं इस पॉइंट पे क्या लिख दूंगा, पोटेंशियल, और पोटेंशियल से मास को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। तो रिंग की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला आया था हमारे पास माइनस जी एम बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां मैं पुट कर देता हूं, वो जाएगा माइनस जी एम बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर रूट 3 का स्क्वायर। तो ये तो हो गया पोटेंशियल इनटू आपके ऑब्जेक्ट का मास जो कि है m। ठीक है ना, ये हो गई इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनली मान लेते हैं सेंटर क्रॉस करते हुए स्पीड है v, तो हाफ mv², और सेंटर पे पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए सेंटर का पोटेंशियल इनटू हम क्या कर देंगे, मास। तो वो क्या हो गया, माइनस जी 4m बाय आर, सेंटर पे पोटेंशियल सिंपली हो जाएगा x की वैल्यू 0 पुट करते, ठीक है ना, इनटू m। इसे सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ये हो गया आपका नीचे 2r, तो ये हो गया 2gm बाय आर, और यहाँ है 4gm बाय आर। तो यहाँ मिलेगा 2gm² बाय आर, ये हो जाना चाहिए हाफ mv²। और यहाँ से हमें वेलोसिटी मिल जाएगी कितनी, 2 अंडर रूट gm बाय आर। हाँ, इसी को थोड़ा सा कैसे बदल सकते हैं क्वेश्चन को, जो हमने सी पार्ट ले लिया, सी पार्ट में बोल दिया गया आपको सेम क्वेश्चन सॉल्व करना है, बस इस बार जो रिंग थी वो फिक्स नहीं है, वो मूवेबल है। तो बताओ सी पार्ट का आंसर क्या आएगा। इस केस में तो हमने रिंग फिक्स रखी थी, उस केस में हमें रिंग को मूव कराना है। ठीक है, तो इनिशियल सिचुएशन तो कुछ ऐसी है कि m मास जो है r रूट 3 डिस्टेंस पे रेस्ट पे है। फिर जब आप इन्हें रिलीज करोगे तो इस बार म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से दोनों एक दूसरे की तरफ चलेंगे, क्योंकि इस बार रिंग फिक्स नहीं है। तो जब वो सेंटर को मूव कर रहा, जब वो पार्टिकल हमारा रिंग के सेंटर को क्रॉस कर रहा होगा उस समय पार्टिकल के पास भी स्पीड होगी और रिंग के पास भी स्पीड होगी।
मैं मान लेता हूं कि रिंग के पास स्पीड है उस समय पे v1 और पार्टिकल के पास स्पीड है v2। सबसे पहली चीज जो हम देख सकते हैं वो है कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है सिस्टम के ऊपर, और अगर सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो मोमेंटम क्या रहना चाहिए, कंजर्व रहना चाहिए, यानी इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो p इनिशियल ये मैं इक्वल कर सकता हूं p फाइनल के। इनिशियल मोमेंटम 0 है, फाइनली मोमेंटम क्या हो जाएगा, तो रिंग का मास हमें पता है 4m है और आपके पार्टिकल का मास m है। तो किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव अगर मैं ले लूं तो ये हमें मिल जाएगा कितना, 4mv1 माइनस m इंटू v2। यहां से हमें मिलेगा v2 इक्वल है किसके, 4v1, यानी पार्टिकल की स्पीड कैसी होगी, 4 टाइम्स होगी रिंग की स्पीड से। दूसरी चीज हम क्या करेंगे, क्योंकि कोई डिसिपेटिव फोर्स भी नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, एनर्जी का कंजर्वेशन कर सकते हो। एनर्जी कंजर्व कर देते हैं, हम लिखेंगे k इनिशियल प्लस p इनिशियल, ये इक्वल हो जाना चाहिए k फाइनल प्लस p फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस g 4m m बाय अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस r रूट 3 का स्क्वायर, ये इक्वल हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी फाइनली तो हाफ m v2 स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस हाफ 4m v1 स्क्वायर, ये हो गई रिंग की काइनेटिक एनर्जी। और इस समय जब वो सेंटर से क्रॉस कर रहा होगा उस समय भी सिस्टम की कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो हो जाएगा सेंटर पे पोटेंशियल माइनस जी 4m बाय आर इंटू पार्टिकल का मास m। ठीक है, तो यहाँ लिख सकता हूं मैं हाफ m v2 स्क्वायर प्लस हाफ 4m v2 बाय 4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आपको मिल जाएगा कितना, ये आ जाएगा 5/8 m v2 स्क्वायर, ये मिल गया हमें क्या, 2gm स्क्वायर बाय r। सॉल्व करेंगे क्या मिल जाएगा, v2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी अंडर रूट ऑफ 16gm बाय 5r। सिमिलर एक क्वेश्चन ये है, ट्राई करो। इस बार हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास 4m है, उसके अंदर एक टनल डिग किया गया है डायमीटर के अक्रॉस, और सरफेस पे से क्या किया गया, एक m मास की पार्टिकल को रिलीज कर दिया गया। तो ऑब्वियसली अट्रैक्शन की वजह से पार्टिकल टनल के अंदर मूव करेगा, तो जब वो सेंटर से पास कर रहा होगा स्फीयर के उस समय पे उसकी स्पीड कितनी होगी, बताओ जरा। तो अगर स्फीयर फिक्स है तो क्या कर सकते हैं, मोमेंटम तो कंजर्व होगा नहीं, तो सिर्फ क्या बचा आपके पास, एनर्जी कंजर्वेशन। आप सिंपली लिख दोगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये होनी चाहिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए इस पॉइंट का पोटेंशियल इनटू मास कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो स्फीयर की सरफेस पे पोटेंशियल होता है माइनस जी एम बाय आर इंटू एम, ये हो गई इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। सेंटर पे पहुंचने पे मैं मान लेता हूं पार्टिकल की स्पीड हो जाती है v, यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी। सेंटर पे पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए सेंटर का पोटेंशियल इंटू मास, तो सॉलिड स्फीयर के लिए सेंटर का पोटेंशियल आता है माइनस 3/2 g 4m बाय आर, ये हो गया पोटेंशियल इंटू हमारा मास m, ठीक है ना। तो ये हमें मिल जाएगा कितना, 2gm स्क्वायर बाय आर, ये इक्वल होना चाहिए क्या, हाफ m v स्क्वायर, और यहीं से वेलोसिटी आपको मिल जाएगी अंडर रूट ऑफ 4gm बाय आर। ठीक है, तो गलती क्या हो सकती थी कि आपको स्फीयर के सेंटर का पोटेंशियल नहीं पता हो। जब पार्टिकल स्फीयर के अंदर एंटर कर जाएगा तो आप gm1 m2 बाय आर वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते। वो तभी पॉसिबल है जब स्फीयर को आप उसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड मान सको, जो कि तब होगा जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो स्फीयर के बाहर वाले पॉइंट्स के लिए। क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कर चुके हैं तो यहाँ करने की जरूरत नहीं है। थर्ड का ए पार्ट ट्राई करो जल्दी से। थर्ड में भी एक हमारे पास फिक्स सॉलिड स्फीयर है जिसके सेंटर से v0 स्पीड से एक पार्टिकल ऑफ मास m को फेंका गया। v0 की वैल्यू दी गई है, आपको बताना है सेंटर से मैक्सिमम सेपरेशन क्या होगा उसका। तो देख लेते हैं, इसमें हमें स्पीड दी गई है और मैक्सिमम सेपरेशन पूछी गई है। वही एनर्जी कंजर्वेशन का क्वेश्चन है। आप मान लो कि सेंटर से किसी x डिस्टेंस पे जाके पार्टिकल की स्पीड क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। जहां उसकी स्पीड 0 होगी वही तो क्या होगा, मैक्सिमम सेपरेशन होगा। मैं लिख दूंगा वही k इनिशियल प्लस p इनिशियल, ये हो जाना चाहिए k फाइनल प्लस p फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दी हुई है हाफ m v नॉट स्क्वायर, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस g
सेंटर पे पोटेंशियल होता है -3/2 Gm/r और इंटू m। ये हो गई इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इक्वल हो जाना चाहिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हम जीरो करने वाले हैं। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, अब क्योंकि पार्टिकल स्फीयर के बाहर जा चुका है तो आप Gm1m2/r फॉर्मूला लगा सकते हो, या फिर आप इस पॉइंट पे पोटेंशियल लिख के इनटू मास कर दो, दोनों सेम ही बात है। -G4m/x। ठीक है, यहां से हमें बस x सॉल्व करना है, वही हमें आंसर दे देगा। तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, हाफ m v0 का स्क्वायर हो गया 5/2 Gm/r माइनस 6 Gm²/r, ये हो जाना चाहिए -G4m²/x। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है कितना, 5/4 Gm²/r माइनस 6 Gm²/r, और ये होना चाहिए -4 Gm²/x। तो ये आ रहा है कुछ 19 Gm²/4, ये हो जाना चाहिए -4 Gm²/x। ठीक है ना, सॉल्व करेंगे, देखो क्या आएगा। सॉल्व करने से आपको x की वैल्यू मिलेगी r/19। ठीक है, तो अब आप देखो तो रिजल्ट में क्या है आपका, रिजल्ट में आपका x जो है कैसा आ गया है, लेस देन r आ गया। x अगर लेस देन r है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो पार्टिकल था वो स्फीयर से बाहर नहीं जा पाया। अगर वो स्फीयर से बाहर नहीं जा पाया तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अंदर वाले पोटेंशियल के इक्वल करना चाहिए था। हमें यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज करना पड़ेगा, अंदर वाले के लिए। तो ये चेक करने का क्या तरीका होगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए, आप पहले ही ये निकाल लो कि सरफेस तक जाने के लिए कितनी स्पीड चाहिए आपको, जो कि बी पार्ट मैंने दिया था कि सिर्फ सरफेस तक पहुंचाने के लिए कितनी स्पीड चाहिए। अगर क्वेश्चन में दिया होता उन्होंने जो स्पीड, वो अगर सरफेस तक जाने की स्पीड से कम है तो फिर आप क्या करोगे, ये नहीं यूज करोगे, क्योंकि ये आपको क्या देगा, गलत आंसर देगा। क्योंकि इसमें आपने कंसिडर कर लिया है कि पार्टिकल कहां जा रहा है, स्फीयर के बाहर जा रहा है। समझ आई बात। तो यहां तक अगर हमने वो पहले नहीं कैलकुलेट किया था कि सरफेस तक के लिए कितना चाहिए, और हमने ये तक कर लिया है, तो अब हमें पता लगा है क्योंकि ये तो क्या है, लेस देन आ रहा है, यानी कि ये आंसर नहीं हो सकता। तब आपको क्या यूज करना पड़ेगा, अंदर वाले पोटेंशियल का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्या लिख देंगे, मैं इक्वेशन लिख देता हूं। आपके पास आएगा हाफ m v0² माइनस 3/2 G4m/r, ये इक्वल हो जाना चाहिए क्या, फाइनली काइनेटिक एनर्जी 0, और पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे, तो वो आ जाता है -G4m/2r3 3r² माइनस x²। ये आता है पोटेंशियल अंदर वाले किसी पॉइंट पे, और इंटू m। इसे सॉल्व करके हमें क्या निकालना होगा, x निकालना होगा। समझ आई बात। तो बेटर क्या होता, हम पहले ये निकाल लेते कि सरफेस तक जाने के लिए कितनी स्पीड चाहिए। ठीक है, तो ऑब्वियसली थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ट्राई करो जरा, कोई कर सकता है क्या। तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, क्या किया गया है, एक टनल बनाया गया है, पर इस बार सेंटर पे नहीं बनाया गया, थोड़ा सा साइड में बनाया गया है, और बॉल को स्पीड दे दी गई है √7/2 Gm/r। ठीक है ना, तो आपको बताना है कि मैक्सिमम सेपरेशन बॉल का क्या होगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। तो ये प्योरली एडवांस टाइप का क्वेश्चन है, ट्राई करो, देखो हो पाता है कि नहीं। तो क्या लगे इस क्वेश्चन में, इसमें यह लगे कि आपसे पूछा गया है मैक्सिमम सेपरेशन। तो जब भी हमारे दिमाग में आता है कि मैक्सिमम सेपरेशन निकालना है, तो पहली चीज हम सोचते हैं कि जब मैक्सिमम सेपरेशन आएगा तब पार्टिकल जाके रुक जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा। जब मैक्सिमम सेपरेशन आएगा उस समय पर पार्टिकल मोशन के अंदर होगा। अब ऐसा कैसे होगा, ये देखो, तो आपको समझना होगा कि पार्टिकल का पाथ कैसा होने वाला है। इससे पिछले क्वेश्चन में टनल जो है डायमीटर पे बनाया गया था, ठीक है ना। तो टनल अगर डायमीटर पे बनाया जाता है तो हम ये देख सकते हैं कि जो सेंटर होगा स्फीयर का, वो हमेशा इसी लाइन के अलोंग उसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा। तो पार्टिकल धीरे धीरे स्पीड उसकी कम होती जाती है, कहीं जाके वो रुक जाता है, और फिर लौट के इस तरह से वापस उसी लाइन पर आ जाता है। लेकिन यहां अगर हम देखें
तो पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है वो हमेशा कहां लग रहा होगा, स्फीयर के सेंटर की तरफ लग रहा होगा। मैं मान लेता हूं कि पार्टिकल इस टनल को एग्जिट करता है। जैसे ही वो टनल को एग्जिट करेगा, अब अगर इस समय पे पार्टिकल यहां पहुंचा है, मैं आपसे पूछूं कि फोर्स किस तरफ लग रहा है, तो आप कहोगे कि फोर्स की डायरेक्शन कुछ इस तरह है। तो पार्टिकल का पाथ कैसा होने लगेगा, कर्व्ड होने लगेगा। ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन में क्या होगा, जैसे ही पार्टिकल टनल को एग्जिट करेगा, उसके ऊपर फोर्स जो है, इससे पहले वो क्यों कर्व्ड पाथ पे नहीं चल पाया, इससे पहले वो कर्व्ड पाथ पे इसलिए नहीं चल पा रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या है, ग्राउंड टाइप चीज है। ठीक है, जो उसे मुड़ने नहीं दे रही है, उसे स्ट्रेट लाइन पे चलने के लिए कन्फाइन किया गया है। लेकिन जैसे ही वो क्या करेगा, टनल को एग्जिट करेगा, अब उसका पाथ कुछ इस तरह का हो जाएगा। कुछ इस तरह का, समझ आ रहा है। और फिर कहीं घूम के वो वापस इधर आने की कोशिश करेगा। एग्जैक्टली यहाँ आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा वो हम नहीं कह सकते, ठीक है ना, उससे हमें मतलब भी नहीं है। बस उसका पाथ कैसा हो जाएगा, कुछ कर्व्ड हो जाएगा, कहीं भी जाके वो रुकने नहीं वाला है। ठीक है, क्योंकि इस बार जो फोर्स लग रहा है वो अलोंग द लाइन ऑफ मोशन नहीं लग रहा है। तो अब आपको निकालना था मैक्सिमम सेपरेशन। एक चीज मैं बता सकता हूं कि जिस समय पर मैक्सिमम सेपरेशन आएगा, उस समय पे पार्टिकल की वेलोसिटी जो होगी वो लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ स्फीयर और पार्टिकल से कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी। समझ आई बात। क्योंकि तभी तो आप कह सकते हो कि कैसा आया है, मैक्सिमम सेपरेशन आया है। क्योंकि इससे पहले क्या हो रहा था, सेपरेशन बढ़ रहा था, और इसके बाद क्या होगा, सेपरेशन घटना स्टार्ट होगा। समझ आई बात। तो अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखो। सबसे पहली चीज, क्या आप एंगुलर मोमेंटम पूरे रास्ते में लगा सकते हो, तो नहीं। जब तक पार्टिकल टनल को एग्जिट नहीं करेगा, टनल का एक नॉर्मल रिएक्शन उसके ऊपर लगता रहेगा, जिसकी वजह से हम क्या नहीं कर सकते, एंगुलर मोमेंटम नहीं कंजर्व कर सकते। पार्टिकल पे नॉर्मल रिएक्शन लगना बंद होगा जब वो टनल को जस्ट क्या करेगा, एग्जिट करेगा। तो मैं मान लेता हूं जब वो यहां पहुंचता है तब उसकी स्पीड हो जाती है कुछ v1। तो यहां से यहां तक के लिए तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। अगर आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हो तो आप लिखोगे हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे, तो वो हो जाएगी माइनस जी 2m बाय आर क्यूब 3r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सेंटर से डिस्टेंस का स्क्वायर, सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, r/3, और इनटू हमारे पार्टिकल का मास। ये हो गई इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। जब वो टनल को जस्ट एग्जिट कर रहा है, मैंने मान लिया स्पीड है v1, तो हाफ एम v1 स्क्वायर, और उस समय पे पोटेंशियल होगा माइनस जी 2m बाय आर, सरफेस का पोटेंशियल, इंटू m। समझ आई बात। ये हमारी बन गई है क्या, इक्वेशन नंबर 1। समझ आ रहा है। एक बार हमने क्या निकाल लिया, v1 निकाल लिया, तो अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूं, क्योंकि अब पूरे पाथ के दौरान जो भी फोर्स पार्टिकल के ऊपर लग रहा है वो इस सेंटर से पास कर रहा होगा। तो इस सेंटर के अबाउट हम क्या कर देते हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर देते हैं। तो L अबाउट O इनिशियल, ये हो जाना चाहिए L अबाउट O फाइनल। फाइनल सिचुएशन जो मैं अज्यूम कर रहा हूं जब मैक्सिमम सेपरेशन होगा। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, तो देख सकते हो आप, स्पीड है इस समय v1, मास है m, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस O से कितनी है, r/3 है। तो ये आपको मिल जाएगा कितना, m इंटू v1 इंटू r/3। ये हो गया आपका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। ये इक्वल हो जाना चाहिए फाइनल एंगुलर मोमेंटम के। तो फाइनली क्या होगा, स्पीड मैंने मान ली है कितनी है, v। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम में लिख सकता हूं कितना, m इंटू v इंटू ये जो मैक्सिमम सेपरेशन थी उसे मैं बोल देता हूं x। तो m इंटू v इंटू x। ये हो गई आपकी इक्वेशन 2। इक्वेशन तो क्या है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की है, जो कि कब लगाई हमने, जब बॉल क्या करती है, टनल को पार कर जाती है। एक जहां से आपने प्रोजेक्ट किया है और एग्जिट पॉइंट तक, उसके बीच में एनर्जी कंजर्वेशन किया है। क्यों उसके बीच में एनर्जी कंजर्वेशन किया, क्योंकि हम एंगुलर मोमेंटम नहीं कंजर्व कर सकते, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। और तीसरा हमने जो किया है वो हमने एग्जिट पॉइंट और मैक्सिमम सेपरेशन वाले पॉइंट। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि अर्थ बिहेव करती है एक सॉलिड स्फीयर की तरह विद ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड इट। तो अर्थ के बारे में आपको याद रखना है क्या क्या, कि अगर ये आपकी अर्थ है, पहली चीज तो ये किसकी तरह बिहेव करती है, एक सॉलिड स्फीयर की तरह बिहेव करती है, यानी कि ये इसकी रेडियस है और इसका कुछ मास होगा m। रेडियस याद रखनी है अर्थ की, ये आती है 6400 किलोमीटर्स, और मास जो आता है वो आ जाता है लगभग 6 × 10⁻24 kg।
ये हमें अर्थ के बारे में याद रखना होता है। अगली चीज आपको याद रखनी है वो ये है कि कोई भी सॉलिड स्फीयर क्या करता है, अपने अंदर और बाहर ग्रेविटेशनल फील्ड बनाता है। तो फील्ड अगर आउटसाइड की बात की जाए तो उसका फॉर्मूला तो हमें मिलता है कितना, gm/x², -gm/x²। माइनस सिग्निफाई करता है कि फील्ड उसकी तरफ है, और अंदर वाले किसी पॉइंट पे बोला जाए तो फील्ड आती है आपके पास -gmx/r³। समझ आ रहा है ना? ये फील्ड हमें पता होनी चाहिए किसके लिए, स्फीयर के बाहर वाले पॉइंट के लिए और अंदर वाले पॉइंट के लिए, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो किसकी तरह बिहेव कर रही है, एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर की तरह बिहेव कर रही है। अगली चीज, ये जो हमने ग्रेविटेशनल फील्ड लिखी है, ये जो आपने ग्रेविटेशनल फील्ड लिखी है, इसी को बोला जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ आई बात? क्यों इसे बोला जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? तो आप सोच के देखो कि कोई भी पार्टिकल m मास का हो, उसे अगर ग्रेविटेशनल फील्ड Eg में रखा जाए तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? तो फोर्स आपको पता है मास इंटू फील्ड हो जाता है, यानी m इंटू Eg। और एक चीज हमें न्यूटन के सेकेंड लॉ से पता है कि फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन बेसिकली क्या आ जाती है, आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड ही आ जाती है। तो इसीलिए अर्थ के किसी भी पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू होगी उसी को आप वहां पे बोल दोगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ आई बात? तो अगर मैं बात करूं सरफेस पर, अर्थ की सरफेस पर, एट सरफेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? तो वो वही होगा जो कि ग्रेविटेशनल फील्ड होगी सरफेस पर। तो हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस, ये मिल जाएगा कितना, -gm/r²। सरफेस के लिए आप x को क्या रख दोगे, r रख दोगे। अब आपको g पता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू, अर्थ का मास भी हमें पता है, अर्थ की रेडियस भी पता है, सब कुछ पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो ये नियरली निकल के आता है हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी को आप बोल देते हो स्मॉल g या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ आई बात? तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कुछ और नहीं है, सिंपली क्या है, वो ग्रेविटेशनल फील्ड है अर्थ की सरफेस के ऊपर। अब जैसा कि हम जानते हैं कि आप स्फीयर की सरफेस से अगर दूर जाओगे या स्फीयर की सरफेस के अंदर जाओगे, आप स्फीयर के अंदर जाओगे, तो फील्ड की जो वैल्यू है वो लगातार क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। तो उसी हिसाब से हम ये भी कह सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है अर्थ की वजह से, वो भी किस पे डिपेंड करेगा कि आप किस जगह पे उस चीज को मेजर कर रहे हो। समझ आई बात? ठीक है ना? तो अब हमें वही पढ़ना है कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को इफेक्ट करते हैं। ठीक है ना? तो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर जाती है? तो पहले तो मैं सिर्फ फैक्टर्स के नाम बता रहा हूं। पहली चीज तो डिपेंड करती है एल्टीट्यूड अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। आपको समझ भी आएगा, क्योंकि अर्थ के सेंटर से अगर आप दूर जाओगे तो फील्ड की वैल्यू क्या होती रहेगी, लगातार घटती रहेगी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या हो रहा होगा, बदल रहा होगा। ठीक है ना? डेप्थ बिलो द सरफेस, अगर आप सरफेस से नीचे आओगे तब भी क्या होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ता जा रहा होगा। लैटिट्यूड ऑफ प्लेस, अब ये एक रीजन है, ये लैटिट्यूड का मतलब हो जाता है बेसिकली अर्थ अपनी नॉर्थ साउथ एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट कर रही है, तो जो नॉर्थ एक्सिस है, बेसिकली ये जो एक्सिस है, इसकी नॉर्थ डायरेक्शन से एंगल जो एंगल बनाया जाता है उसे हम क्या कह देते हैं, लैटिट्यूड कह देते हैं। तो देखा गया है कि अर्थ के अलग अलग लैटिट्यूड के ऊपर अलग अलग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है। और चौथा फैक्टर हम कह देते हैं डेंसिटी ऑफ अर्थ। अब यहां पे हमने कंसीडर कर लिया है कि अर्थ क्या है, एक यूनिफॉर्म स्फीयर है, लेकिन हमें पता है कि अर्थ में अलग अलग जगह पे अलग अलग मेटल्स, नॉन मेटल भरे हुए हैं। ठीक है ना? कहीं पे लोहा निकलता है, कहीं पे एल्यूमिनियम निकलता है। ठीक है ना? तो अलग अलग मेटल्स आपको अलग अलग जगह मिलते हैं, जिसकी वजह से अर्थ की डेंसिटी है सरफेस के ऊपर भी अलग अलग जगह कैसी होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। ऐसा होने की वजह से क्या होता है, हर जगह पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अलग अलग आती है। एक और फैक्टर भी है, यहां पे हमने कंसिडर कर लिया है कि अर्थ क्या है, एक परफेक्ट सॉलिड स्फीयर है, पर असलियत में क्या होता है कि अर्थ हल्का सा पिचका हुआ होता है। अगर आप नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में देखो तो ऊपर से इस तरह से दबा हुआ रहेगा, और इक्वेटर पे इसका डायमीटर क्या रहता है, ज्यादा रहता है। ये रेडियस का डिफरेंस लगभग 21 किलोमीटर का आ जाता है। कहां पे, अगर मैं बात करूं पोल्स पे, सेंटर से पोल की डिस्टेंस और सेंटर से इक्वेटर की डिस्टेंस,
तो यहाँ पे सेंटर से इक्वेटर की डिस्टेंस लगभग 21 किलोमीटर क्या होती है, ज्यादा होती है कंपेयर टू पोल। तो इससे क्या समझ आया कि पोल जो है सेंटर से ज्यादा पास है कंपेयर टू इक्वेटर, और हमें पता है कि जो सेंटर के ज्यादा पास होगा वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू कैसी होगी, ज्यादा होगी। तो इस कारण से भी इक्वेटर पे क्या होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम रहती है कंपेयर टू पोल्स। तो ये दोनों फैक्टर्स तो क्या है, थियोरेटिकल है। कौन कौन से, एक तो डेंसिटी ऑफ अर्थ वेरिएबल है, और दूसरा कि अर्थ का शेप परफेक्ट स्फीयर नहीं है। अब ये जो 3 पॉइंट्स हैं, एल्टीट्यूड ऑफ द सरफेस, डेप्थ बिलो द सरफेस और लैटिट्यूड, इन्हें हमें डेप्थ में थोड़ा पढ़ना होता है। तो देख लेते हैं एक एक करके। पहला पॉइंट मैं ले लेता हूं, एल्टीट्यूड अबव द सरफेस। ठीक है, तो मान लो कि ये अर्थ है और उसकी रेडियस है आर। अब ये उसकी सरफेस है और आप इस पॉइंट पी पे कैलकुलेट करना चाह रहे हो कि ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। मैंने मान लिया कि पी पॉइंट की जो हाइट है सरफेस से वो है एच। समझ आई बात? तो यहां पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू वही होगी जो यहां पे क्या होगी, ग्रेविटेशनल फील्ड होगी। तो ईजी को मैं सिंपली क्या लिख सकता हूं, ईजी की वैल्यू आ जाएगी सेंटर से r प्लस एच दूरी पे ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू होगी, यहां मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, तो आ जाएगी gm बाय r प्लस एच का होल स्क्वायर। समझ आई बात? तो ये मिल जाता है सिंपली आपको किसी भी एल्टीट्यूड h पे ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू। अब जनरली हम क्या करते हैं, क्योंकि सरफेस का हमें याद रहता है कि फील्ड जो है सरफेस पे क्या आने वाली है, वो आती है आपकी gm बाय आर स्क्वायर, और उसको हमने एक नाम भी दे दिया है स्मॉल g, जिसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करके रखते हैं। तो जनरली आप क्या करते हो, एल्टीट्यूड वाले पॉइंट्स के लिए भी g के टर्म्स में आंसर देना चाहते हो। तो ऐसा करने के लिए मैं बस क्या कर दूंगा, नीचे से r को कॉमन ले लेता हूं, तो यह आ जाएगा gm बाय आर स्क्वायर, और यहां आ जाएगा 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर। अब ये gm बाय आर स्क्वायर क्या बन गया, यह है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस। तो इसे मैं सिंपली क्या लिख दूंगा, g नॉट बाय 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर। तो ये हो जाता है आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट का फॉर्मूला। g को हम सिंपली लिख देते हैं g नॉट बाय 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर। समझ आई बात? अगर आपको सरफेस से हाइट पता है और वहां पे ग्रेविटी की वैल्यू पूछी जाए तो आप इस फॉर्मूले में पुट करके बता सकते हो। अब कई बार क्वेश्चंस में क्या होगा कि h बहुत ही छोटा दे दिया जाएगा। h अगर बहुत छोटा दिया गया है r के कंपैरिजन में, तो हम क्या कर सकते हैं, बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। तो इसी को मैं लिख सकता हूं g नॉट 1 प्लस एच बाय आर का होल्स की पावर -2। यहां मैंने कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाया है, लेकिन अब मैं लगा सकता हूं कि 1 प्लस एच बाय आर बहुत छोटा है, तो 1 प्लस एक्स की पावर n, अगर x बहुत छोटा हो तो क्या हो जाता है, 1 प्लस एन एक्स हो जाता है। तो यहां से हमें g की वैल्यू मिल जाती है g नॉट 1 माइनस 2h बाय आर। लेकिन ये फॉर्मूला आप सिर्फ कब यूज कर सकते हो, ये फॉर्मूला सिर्फ आप तब यूज कर सकते हो जब h की वैल्यू छोटी हो इन कंपैरिजन टू r। तो आपको कैसे पता लगेगा कि वैल्यू छोटी है या नहीं है? तो क्लियर कट तो कहीं नहीं बताया गया है कि किसको छोटा मानना है किसको बड़ा मानना है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि अगर आपका h ग्रेटर देन 500 किलोमीटर है तो फिर तो आप नॉर्मल वाला फॉर्मूला यूज करते हो, और अगर आपका h छोटा है 500 किलोमीटर से तो आप अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हो। समझ आई बात? लगभग 10% के करीब क्या माना जाता है, स्मॉल मान लिया जाता है। किसी को कोई डाउट इसमें कि एल्टीट्यूड के साथ किस तरह से एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होती है? तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि g बराबर हो जाता है g नॉट 1 माइनस 2h बाय आर। ठीक है ना? तो जैसे जैसे आप अर्थ की सरफेस से दूर जाओगे ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, घटती रहेगी। अब देख लेते हैं डेप्थ बिलो द सरफेस। तो अगर सरफेस से नीचे अगर हम चलते हैं, मान लो कि ये अर्थ है और आपने क्या किया, एक टनल डिग कर लिया और आप अर्थ के सेंटर की तरफ जा रहे हो। मान लेते हैं हम कितना नीचे गए हैं, तो आप नीचे गए हो कोई डिस्टेंस d डेप्थ पे। यहां g की वैल्यू क्या होगी, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो ऑब्वियसली यहां g की वैल्यू वही होगी जो यहां एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, ठीक है ना, या ग्रेविटेशनल फील्ड होगी। तो स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला हमें पता है, वो आता है gmx बाय आर क्यूब। याद बस ये रखना है कि x होता है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर। तो पूरे स्फीयर की रेडियस r है,
आपने सरफेस से डी डिस्टेंस का टनल डिग किया है, तो सेंटर से डिस्टेंस कितनी बची? वो बची r माइनस डी। उसे मैं क्या करूंगा, सिंपली यहां पे रख दूंगा। तो Eg की वैल्यू आपको क्या मिल जाती है? वो मिल जाती है gm, x को मैं लिख देता हूं r माइनस डी बाय आर क्यूब। gm बाय आर स्क्वायर को फिर हम क्या लिख सकते हैं? g नॉट, यानी सरफेस पे, और यहां आपके पास बचेगा 1 माइनस डी बाय आर। समझ आई बात? इस तरह से क्या कर सकते हो आप? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट कर सकते हो। यहां पे भी हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप सरफेस से नीचे की तरफ जाओगे, ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती रहेगी? घटती रहेगी। और हमें पता भी है कि ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ सॉलिड स्फीयर का जो ग्राफ आता है वो किस तरह से दिखता है? तो सरफेस तक तो gmx बाय आर क्यूब, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, और उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। समझ आ रही है बात? तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है। तो ये सेम ग्राफ मैं किसके लिए बना सकता हूं? ग्रेविटी के लिए बना सकता हूं, जहां x है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। क्या किसी को कोई डाउट है? तो मैक्सिमम ग्रेविटी की वैल्यू कहां पे होती है? सरफेस पर होती है। सरफेस से आप ऊपर जाओगे तो घटेगी, सरफेस से नीचे जाओगे तो घटेगी। अच्छा, मैं अगर पूछूं कि ज्यादा तेजी से कब घटेगी, सरफेस से ऊपर जाने पे या सरफेस से नीचे जाने पे, तो यहां पे आप क्लियरली देख सकते हो कि यहां पे नीचे जाने पर आया है 1 माइनस डी बाय आर, जहां डी थी डिस्टेंस, जबकि ऊपर जाने पर आया है 1 माइनस 2h बाय आर। तो ज्यादा रेट से ग्रेविटी कहां घट रही है? तो ऊपर जाने पे घट रही है। तो हम स्टेटमेंट भी याद रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस 2h बाय आर आ रहा है, जबकि यहां सिर्फ डी बाय आर आ रहा है। आप स्टेटमेंट याद रखते हो क्या? दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस मोर रैपिडली एज वी मूव अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। जैसे जैसे आप सरफेस से ऊपर जाओगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा रफ्तार से कम होगा। क्या क्लियर है सबको? ठीक है ना? तो ये ग्राफ आ गया, ठीक है। यहां मैंने लिख भी दिया है, ग्रेविटी डिक्रीजेस मोर रैपिडली एज वी मूव अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है। अब लैटिट्यूड देखने से पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, हालांकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसके ऊपर। तो बताओ, आपको बताना है वैल्यू ऑफ जी एट अ हाइट ऑफ 64 किलोमीटर्स अबव सरफेस। अगर आपको जी नॉट सरफेस पे दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बताओ क्या आएगा? सरफेस से 64 किलोमीटर अगर मैं ऊपर जाऊं तो जी की वैल्यू क्या होगी अगर सरफेस पर है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? सवाल है काफी, सिर्फ फॉर्मूले में आपको पुट करना है। 64 काफी छोटा है कंपेयर टू रेडियस, तो आप जी बोल दोगे सिंपली जी नॉट 1 माइनस 2h बाय आर, यानी कि जी नॉट हमें बताया 10, 1 माइनस 2 इंटू 64 बाय रेडियस है 6400 किलोमीटर। ये आपको मिल जाएगा कितना? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल है। एक और कर लेते जल्दी से। बताओ जरा, वैल्यू ऑफ जी एट अ डेप्थ ऑफ 7200 किलोमीटर्स बिलो सरफेस। बताओ। ठीक है, तो इसमें बस क्या देखना है आपको, क्योंकि जो डेप्थ है वो 6400 किलोमीटर से ज्यादा है, यानी कि आप सेंटर को पार कर गए हो टनल डिग करते हुए, कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी। हालांकि हमें तो डेप्थ सरफेस से चाहिए होती है, तो अब डेप्थ कौन सी बचेगी? इस साइड से मेजर करूंगा। समझ आ रही बात? तो ये हो जाएगा आपका डी। तो डी को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू 6400, यानी कि डायमीटर, माइनस जो आपने डिग कर दिया है 7200, इतने किलोमीटर्स। ठीक है, तो कितना आ गया? 12800 माइनस 7200 किलोमीटर्स, यानी कि कितना मिल गया आपको? 5600 किलोमीटर्स। एक बार हमें डेप्थ मिल गई है तो हम सिंपली फॉर्मूले पुट कर देंगे। जी आ जाएगा आपका जी नॉट 1 माइनस डी बाय आर, यानी कि 10, 1 माइनस डी है आपका 5600 बाय 6400 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1.25 मीटर पर। तो मान लो कि ये एक्सिस है,
और यहाँ पे आपने कोई पॉइंट चूज कर लिया है जहां पे हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के साथ उसका कुछ लैटिट्यूड एंगल हो गया थीटा। तो अब हमें पता है कि अर्थ अपनी एक्सिस पे घूम रही होती है और उसकी एंगुलर स्पीड कितनी हो जाएगी, तो हमें पता है एक चक्कर काटने में 24 घंटे लगते हैं, यानी 2π/24 यानी π/12 रेडियन पर आवर। ये हो जाती है एंगुलर वेलोसिटी किसकी, अर्थ की। ये भी आपको याद रखनी होती है। तो यहां जो पार्टिकल होगा वो भी एक सर्कल के अंदर घूम रहा होगा, बस उसका सर्कल कैसा दिखेगा आपको, कुछ ऐसा दिखेगा। समझ आ रही बात? ऐसा करने की वजह से अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है तो उसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है जो कि कुछ इस तरफ लगने वाला है। मैं कह सकता हूं m ओमेगा स्क्वायर, ये उसकी रेडियस है, ये था r, ये है थीटा, तो ये हो गया आपका r साइन थीटा, यानी यहां लगेगा m ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा। अच्छा, अर्थ उसे अपनी तरफ भी खींच रही होगी ग्रेविटी की वजह से। सरफेस पे तो हमें पता है कितना है ग्रेविटी, g0 होना तो चाहिए, g0 ही, क्योंकि सरफेस पे तो हम निकाल चुके। तो अर्थ अपनी तरफ खींच रहा है m g0 से, क्योंकि पार्टिकल इक्विलिब्रियम में, तो यहां से एक नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा होगा। यही नॉर्मल रिएक्शन आपको बताएगा कि ग्रेविटी की वैल्यू क्या है, क्योंकि इसी नॉर्मल रिएक्शन को हम कह देते हैं सरफेस पे mg। समझ आई बात? तो ये एंगल हम देख सकते हैं, ये था आपका एंगल 90 माइनस थीटा, तो आपको ये एंगल मिल जाएगा कितना, थीटा। ये एंगल एक बार थीटा आ गया, अगर मैं फोर्सेस को बैलेंस करूं तो मैं लिख सकता हूं mg0 इक्वल हो जाना चाहिए n प्लस m ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा का साइन थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। यहां से हमें n की वैल्यू मिल जाती है कितनी, mg0 माइनस m ओमेगा स्क्वायर r साइन स्क्वायर थीटा। n को मैं क्या लिख दूंगा, अगर मैं रोटेशन की वजह से एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नया चाहता हूं g, तो मैं यहां लिख दूंगा mg। ये हो जाएगा mg0 माइनस m ओमेगा स्क्वायर r साइन स्क्वायर थीटा, और आपको g की वैल्यू मिल जाएगी g0 माइनस ओमेगा स्क्वायर r साइन स्क्वायर थीटा। समझ आई बात? तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट लैटिट्यूड थीटा कितना मिल जाता है हमें, g0 माइनस ओमेगा स्क्वायर r साइन स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूले से आप क्या क्या बता सकते हो, एक चीज तो मैं बता सकता हूं कि g एट पोल्स क्या होगा। पोल्स पे तो आप जानते हो कि थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, यानी g की वैल्यू सिंपली क्या हो जाएगी, g0, या इसे मैं कह सकता हूं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ग्रेविटी। तो अर्थ की सरफेस पे अगर बोला जाए तो सबसे ज्यादा ग्रेविटी की वैल्यू कहां आ जाती है, पोल्स पे आ जाती है, क्योंकि एक तो रोटेशनल इफेक्ट निग्लेक्ट हो जाता है, और दूसरा पोल्स जो है सबसे ज्यादा पास होते हैं सेंटर से ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। फिर मैं बोलूं अगर जी एट इक्वेटर क्या होगा, तो इक्वेटर के लिए आप देख सकते हो इक्वेटर कुछ यहां लाई करेगा, तो उसके लिए ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। समझ आई बात? इक्वेटर के लिए मैं यहां पे सिंपली क्या पुट कर दूंगा, साइन 90, जिसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1, और जी आपको मिलेगा g0 माइनस ओमेगा स्क्वायर r, जो कि सबसे छोटा है, क्योंकि साइन की वैल्यू सबसे बड़ी हो चुकी है, यानी ग्रेविटी की सबसे कम वैल्यू कहां हो जाती है, इक्वेटर पे हो जाती है। समझ आई बात? तो इस तरह से अगर आपको लैटिट्यूड दिया हुआ है तो ड्यू टू रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अर्थ ग्रेविटी की वैल्यू में कितना चेंज आएगा आप वो कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला याद रखना है। किसी को कोई समस्या नहीं? तो एक सवाल कर लेते हैं, क्या दिया होगा बेटा, ओमेगा। ओमेगा याद रखना है, तुम्हारी धरती अलग घूम रही है क्या, हमारी धरती 24 घंटे में एक चक्कर काट रही है, तो उम्मीद कर रहे हैं तुम्हारी भी धरती 24 घंटे में ही एक चक्कर काट रही होगी, तो ओमेगा π/12 ही रहेगा अगर हम अर्थ की बात कर रहे हैं। तो कोई हाइपोथेटिकल प्लैनेट दे दे तो आपको याद रहना चाहिए कि मैंने कैसे कैलकुलेट किया है, ठीक है ना, किस चीज से। कर लेते हैं एक क्वेश्चन, तो आपको बताना है इफ ग्रेविटी एट सरफेस is 10 meter per second square, find gravity at latitude 30 डिग्री। 30 डिग्री पे क्या आएगा बताओ। ठीक है, तो जो एक गलती लोग करते हैं वो ये होता है कि कई लोगों का जी नेगेटिव आ जाता है, तो मैं बस वो चीज यहां पे बताना चाह रहा था। तो जी को आप लिखोगे 10 माइनस,
ओमेगा स्क्वायर को लोग सिंपली लिख देते हैं पाई बाय 12 का स्क्वायर। वो ये भूल जाते हैं कि रेडियन पर आवर में है, आपको रेडियन पर सेकंड में बदलना पड़ेगा क्योंकि एसआई यूनिट जरूरी है। तो इसे आप इंटू 60 और इंटू 60 करोगे और ये होगा आपका ओमेगा स्क्वायर और आर, ठीक है ना। रेडियस आपको पता है 6400 किलोमीटर्स, तो इंटू 10⁻³ मीटर में बदलने के लिए इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो 1/2 का होल स्क्वायर साइन 30 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करने से आंसर आएगा। अगर आप यहां यूनिट कन्वर्ट नहीं करोगे तो आपकी ग्रेविटी की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, जो कि हर बार आई है जितनी बार मैंने क्लास में पढ़ाया है कुछ बच्चों की। तो